Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Narcotic and Psychotropic Drug Act 1985 Part 1st. नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी कि ये लाया क्यों गया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कुछ डेफिनेशन जो ये सब चैप्टर में अपने को देखनी होंगी। और चैप्टर्स बेसिकली उन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें है फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी, सेकंड इज अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, थर्ड इज प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, फोर्थ इज ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, एंड फिफ्थ इज प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, फिफ्थ इज अमेंडमेंट, एंड लास्ट अपन देखेंगे कुछ एमसीक्यू जो मोस्टली है जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है वो क्यों आया। तो ऑब्वियस है कि जो नार्कोटिक है उसे नाम से पता चल रहा है कि जो नशीले पदार्थ हैं वो, नार्कोटिक को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो दवाइयां जो नशीली हैं, साथ ही साथ उन्हें लेने पे जो कि एक पेन, बहुत ही ज्यादा जो पेन हो रहा है उसमें जो है कि राहत मिलती है। वाइल अपन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो जो ये ब्रेन के बिहेवियर को चेंज करते हैं, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन के बिहेवियर को या फिर जो नशीली दवाएं हैं उनके लिए कानून क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दे केम इन फोर्स ऑन 14 नवंबर 1985, यानी कि ये जो एक्ट है 14 नवंबर 1985 को है जो कि फोर्स हुआ या पास हुआ। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 23 अगस्त ऑफ 1985 बाय passed by both the House of Parliament and received assent from the President Gyani Zel Singh on 16 September 1985। यानी कि ये जो एक्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये जो पास हुआ वो हुआ 14 नवंबर 1985 को। लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्रेसिडेंट के सामने और उन्होंने है जो कि इसको पास किया था। इस एक्ट से पहले भी काफी सारे एक्ट थे जो कि ये जो नार्कोटिक प्रोडक्ट्स या साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स हैं उनके जो अवैध प्रकार से उपयोग किए जाने को रोकते थे या इस तरीके के कुछ कानून थे। तो उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है ओपीएम एक्ट विच इज 1857, दी ओपीएम एक्ट 1878 एंड डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। यानी कि ये सारे एक्ट भी पहले थे जो कि जो नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उनके कंट्रोल के बारे में बनाए गए थे। इन सबको है जो कि रिपील करते हुए फाइनली एक्ट बनाया गया 1985 में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसके अंदर जो नशीले पदार्थ हैं जैसे कि ओपियम हो गया, कोकेन हो गया, इन सब का जो अवैध फॉर्मेशन है, कल्टीवेशन है, इसको रोका जा रहा है। साथ ही साथ जो ट्रैफिकिंग हो रही है, इसकी तस्करी की जा रही है, उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। द रूल रिपील्स द सेंट्रल ओपियम रूल्स 1937, यानी कि बेसिकली ये जो रूल्स तो रिपील्स हुए थे 1985 एक्ट के द्वारा वो थे सेंट्रल ओपियम रूल्स 1934, द डेंजरस ड्रग रूल 1957 एंड द सेंट्रल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग रूल 1962। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि बेसिकली ये जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1858, ये सारे के सारे जो ओपीएम एक्ट हैं या फिर डेंजरस ड्रग एक्ट हैं उसकी ओवर इसको वापस क्यों क्रिएट किया गया। तो ऑब्वियस है जो कि ये ट्रैफिकिंग हो रही थी, जो तस्करी हो रही थी, या फिर इलीगल तरीके से जो कल्टीवेशन हो रहा था उसके ऊपर और भी ज्यादा कमांड लगाने के लिए इसको क्रिएट किया गया। बेसिकली जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे टू कंट्रोल एंड रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द ऑपरेशन रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, यानी कि जो भी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेशन कोई भी ऑपरेशन है, चाहे उसको उगाना हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे उसे बेचना हो, या फिर चाहे उसको कंज्यूम करना हो, उन सबको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना या फिर उस पर प्रतिबंध लगाने का जो काम था मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेटिक ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि इस तरीके के नार्कोटिक सब्सटेंस को है जो कल्टीवेट करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो लाइसेंस प्रोवाइड करना भी है लीगल तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर टू अमेंड लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक लिस्ट भी जारी करी है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इन जो ड्रग्स हैं उनको हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर कंसिडर करते हैं। साथ ही साथ इनकी इस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो दे आर लार्जर क्वांटिटीज, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी, अगर आप उसे बिना किसी लाइसेंस के ले रहे हैं तो दे आर इलीगल। साथ ही साथ गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री लोकेटेड इन गाजीपुर एंड नीमच, जो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री यानी कि जो गवर्नमेंट है जो ओपियम का कल्टीवेट करती है या फिर उसको मैन्युफैक्चर करती है या किसी तीसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, वो जो फैक्ट्रीज हैं वो है गाजीपुर के अंदर है एंड नीमच के अंदर लोकेटेड। फिर अपन बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो अपन इसको चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले है एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स की ऑब्वियस है जो भी पर्सन है जो नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंज्यूम करता है तो शुरू में उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका पेन रिलीफ हो रहा है या फिर जो ब्रेन बिहेवियर्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं, बट आफ्टर टाइम उसमें है जो कंटिन्यू उसका एडिक्शन यानी कि उसकी आदतें लगनी शुरू हो जाती है, उसमें एक नशा सा हो जाएगा, उस पर्सन को वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बार बार कंज्यूम करना ही होगा।
और अगर वो छोड़ेगा तो उसे विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाएंगे। तो अगर एडिक्ट की अपन डेफिनेशन देखें, इट मीन्स अ पर्सन एडिक्टेड टू एनी नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यानी कि एडिक्टेड का पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो एडिक्टेड का मतलब ये होगा कि कोई भी पर्सन जो कि नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस दे रहा है और उसे उसकी आदत लग चुकी है, उसकी लत लग चुकी है, इज नोन एज एडिक्टिव। फिर बात करते हैं अपन बोर्ड की। मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट 1963, यानी कि बोर्ड यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कंस्टिट्यूट है जो कि 1963 रेवेन्यूज के थ्रू बनाया गया, दिस इज नोन एज बोर्ड। फिर बात करते हैं अपन कुछ नार्कोटिक सब्सटेंसेस की, किन किन को है जो कि अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले है कैनाबिस, जिसे इंडियन हेम्प भी कहते हैं। कैनाबिस को 3 तरीके से यूज किया जाता है, एज अ भांग, गांजा एंड चरस। तो भांग बेसिकली जो कैनाबिस है उसकी जो लीव्स होती हैं कैनाबिस सटाइवा प्लांट की, दिस इज भांग। यानी आपने देखा भी होगा जो इंडियन कल्चर है, जो शिव है, शिवरात्रि के समय जो भांग की पत्तियां उन्हें पीस पीस कर है जो कि एक मिश्रण तैयार करके दिया जाता है। तो दिस इज नार्कोटिक सब्सटेंस विच इज नोन एज भांग एंड विच इज लीव्स ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। गांजा की अगर बात करें तो इट इज अ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप ऑफ कैनाबिस प्लांट, यानी कि है तो पूरा का पूरा कैनाबिस ही, बट भांग की बात करें तो कैनाबिस प्लांट की सिर्फ लीव्स हैं। गांजे की बात करें तो कैनाबिस प्लांट के फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग पार्ट हैं। ऑब्वियस है इसके अंदर जो कंटेंट है वो भांग से थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट इसके अंदर सीड्स या फिर लीव्स नहीं होंगी। फिर बात करते हैं अपन चरस की। चरस बेसिकली जो कैनाबिस प्लांट है उसका जो एक्सट्रैक्ट है या फिर जो सेपरेट रेजिस निकलता है उसके अंदर से एक लेटेक्स टाइप तरीके का वो है, इस इज ऑल्सो नोन एज हैश या फिर हैशिश ऑयल, क्योंकि इसके खाने से हेलुसिनेशन है जो कि प्रोड्यूस होती है, यानी फिर जो मेंटल बिहेवियर्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं या फिर बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। फिर बात करते हैं अपन कोका प्लांट की, यानी कि जो कोकेन है वो। तो कोका प्लांट आर एनी स्पीसीज ऑफ जीनस इरिथ्रोजाइलोन, यानी कि जो कोका प्लांट है इरिथ्रोजाइलोन प्लांट है, उससे जो मिलते हैं प्रोडक्ट दे आर नोन एज कोका प्लांट। अब इसमें भी कोका डेरिवेटिव्स एंड कोका लीफ दो तरीके के डेफिनेशंस हैं। कोका डेरिवेटिव की अगर अपन बात करें तो जो क्रूड कोकेन है, इगोनिन है, कोकेन जो कि मिथाइल एस्टर ऑफ बेंजाइल इगोनिन एंड इट्स सॉल्ट है, ऑल कंटेन मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन इज नोन कोका डेरिवेटिव, यानी कि अगर 0.1% से ज्यादा कंसंट्रेशन है क्रूड कोकेन की तो दे आर कोका डेरिवेटिव। वैसे अगर अपन लीव्स की बात करें तो इनके अंदर जो कोकेन है वो नॉट मोर देन 0.1% होता है, यानी कि 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट द लीफ फ्रॉम विच ऑल इकोनिन और कोकेन हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि ये सारा का सारा जो क्रूड डेरिवेटिव है या क्रूड कोकेन निकालने के बाद जो लीव्स बचती हैं दे आर कोका लीफ। इसके अंदर जो कोकेन है वो 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं ओपियम की। तो ओपियम का अगर अपन सोर्स की बात करें तो ये एक स्पीसीज है पेपेवर सोमनिफेरम, उससे मिलता है। इसके भी फ्रूट्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली जो ओपियम है इट इज अ कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम पॉपी, यानी कि एक तरीके का ओपियम पॉपी फ्रूट होता है प्लांट का, जिसका जो जूस निकलता है उससे कलेक्ट किया जाता है, दिस इज ओपियम। इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन, यानी कि ऐसी कोई भी प्रिपरेशन है जो कि इंक्लूड नहीं होगी जिसमें 0.2 से कम मॉर्फिन है, यानी कि 0.2 से अगर ज्यादा मॉर्फिन है देन इट इज ओपियम या देन इट इज अ नार्कोटिक सब्सटेंस। और बेसिकली अगर अपन मॉर्फिन की बात करें तो ऑब्वियस है कि मॉर्फिन इज अ सब्सटेंस ऑफ ओपियम, तो इट इज अ डिराइव्ड ऑफ ओपियम और ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, यानी कि जो मॉर्फिन है उसे अपन एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड ड्रग भी कह सकते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो मॉर्फिन इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम, तो आइसोलेशन किया गया है, एक प्रोसीजर किया गया है इसके ऊपर, तो सो दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। ओपियम डेरिवेटिव्स की अगर अपन बात करें तो ऑल प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग एनी डाई एसिटाइल मॉर्फिन और डाई मॉर्फिन और हीरोइन, यानी कि ओपियम डेरिवेटिव्स के अंदर अगेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड या फिर फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो 0.2 से ज्यादा इसमें मॉर्फिन होगा। तो मॉर्फिन को अगर अपन ये कह सकते हैं कि जो हीरोइन है, हीरोइन का दूसरा नाम इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन या फिर डायामॉर्फिन होगा। फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव एल्कलॉइड्स मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन एंड इट्स सॉल्ट्स। बेसिकली इसके अंदर जो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर आता है मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन एंड इट्स सॉल्ट। ओपियम पॉपी की अगर बात करें तो दे आर द प्लांट ऑफ स्पीसीज पेपेवर सोमनिफेरम और इट्स अदर स्पीसीज फ्रॉम विच इट इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि जो ओपियम पॉपी है एक प्लांट है, स्पीसीज है पेपेवर सोमनिफेरम, उससे मिलता है। पॉपी स्ट्रॉ की बात करें यानी कि सारे के सारे प्लांट पॉपी प्लांट के एक्सेप्ट द सीड्स इज नोन एज पॉपी स्ट्रॉ। एंड व्हाइल पॉपी स्ट्रॉ concentrate means the material rising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids,
यानी कि एक तरीके से जो प्लांट है वो ग्रोथ करता है तो उसके अंदर मेटाबॉलिट्स बनेंगे। फर्स्ट प्राइमरी मेटाबॉलिट्स बनाएंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। फिर इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स बनाएंगे जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट अपने काम के लिए है, अपने लिए एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक एल्केलॉइड्स, लाइक ग्लाइकोसाइड्स। तो जो पॉपी स्ट्रॉक कंसंट्रेट है यानी कि जो कंसंट्रेशन आती है उसके अंदर वो तब आएगी जब वो प्लांट है एल्कलॉइड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट है वो बनाना शुरू कर रहा है, उस प्रोसेस में आ चुका है। फिर बात करते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की। तो साइकोट्रोपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेंटल बिहेवियर को चेंज करते हैं। साथ ही साथ दे आर एनी सब्सटेंसेस नेचुरल और सिंथेटिक और एनी नेचुरल मटेरियल और एनी सॉल्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस और मटेरियल इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। यानी कि साथ ही साथ ये वो प्रोडक्ट भी हैं जो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने शेड्यूल के अंदर मेंशन किया है, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो नेचुरल हो या फिर कोई भी नेचुरल मटेरियल से वो मिलके बना हो। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो अल्प्राजोलम, बेंजोडाइजेपिन्स, डायजेपाम्स, एलएसडीज, लेटर्जिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स व्हिच इज नोन एज एलएसडी आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये सारे के सारे हैं जो कि एज अ पेन रिलीफ काम करते हैं या फिर एंजाइटी में दिए जाते हैं या फिर डिप्रेशन के अंदर दिए जाते हैं। फिर एलिसिड ट्रैफिंग, एलिसिड ट्रैफिंग यानी कि जो अवैध तस्करी की जा रही है उसके बारे में है। तो ऑलवेज से जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसीलिए आई है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है नॉर्मल पीपल के थ्रू, वो उसे एज अ नशा यूज़ करने लग गए हैं। तब इस चक्कर में इसका जो है बैन होना शुरू हुआ या साथ में साथ इसके एक्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। इलिसिट ट्रैफिकिंग या फिर अवैध अपन तस्करी की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ एनी कोका प्लांट और ओपियम पॉपी और एनी कैनाबिस प्लांट इज अ तस्करी, यानी कि अवैध तरीके से अगर आप इस तरीके को उगा रहे हो। इंगेजिंग इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पॉजिशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कंसीलमेंट, यूज और कंजप्शन ऑफ दिस सिस्टम्स, यानी कि अगर आप जो नार्कोटिक सब्सटेंस हैं उनको बना भी रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर किसी ना किसी को दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो भी एक तरीके की वो एलिसिट ट्रैफिकिंग है विदाउट लाइसेंस। डीलिंग इन एनी अदर एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी में आप काम कर रहे हो अगर उसका आपके पास लाइसेंस नहीं है तो एक तरीके से ये अवैध तस्करी है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की, जिसके ऊपर किसी पेनल्टी ली जा सकती है। फिर बात करें तो कुछ गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि उन्होंने दो तरीके से बता दिया कि एक स्मॉल क्वांटिटी होगी या फिर एक कमर्शियल क्वांटिटी होगी। स्मॉल क्वांटिटी वो हो सकती है जो कि आप ले सकते हैं या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल में जारी कर दिया है, बट लार्ज क्वांटिटी वो है जिसमें आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी या फिर अगर आप वो चीज़ यूज़ करते हैं तो आप पे है जो कि ऑफेंस एंड पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एलिसिट ट्रैफिक इन रिलेशन टू एनडीपीएस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, यानी कि एनडीपीएस एक्ट है उसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है एक स्मॉल क्वांटिटी है जो कि मेंशन की। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि जो ऑफिशियल क्वांटिटीज़ हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की शेड्यूल लिस्ट में मेंशन क्वांटिटी है उससे कम क्वांटिटीज़। तो वो कम क्वांटिटीज़ क्या हैं या फिर एक जो मार्जिन है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को अपन कमर्शियल क्वांटिटी कह देंगे। तो जैसे हीरोइन या फिर ब्राउन शुगर है, दिस इज 250 मिलीग्राम तक हो सकता है। हैश या फिर जो चरस है 5 ग्राम, ओपियम 5 ग्राम, कोकेन 125 मिलीग्राम एंड गांजा 500 ग्राम्स, यानी कि ये सारी की सारी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर इंक्लूड है। इससे ज्यादा होते ही वो कमर्शियल क्वांटिटीज में चली जाती हैं। लेसर देन द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज स्मॉल क्वांटिटीज। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.